हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नाम से है उसकी पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जो कि मैं शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर में यूज हुए हैं वो आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को सीखेंगे और यहाँ पर मैंने क्लास को बाइलिंगुअल रखा है। आपको एक साइड में इंग्लिश में और दूसरी साइड में हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा है ताकि जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट रहता है या टॉपिक कोई समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करना, उसका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो देखिए इस चैप्टर में ना हम शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही चीज सीखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उनको अगर हम इक्वेशंस के फॉर्मेट में लिखें तो किस तरह से वो लिखी जाएंगी, और अलग अलग तरीके की जो रिएक्शंस हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे देखकर कि इसमें क्या हो रहा है वास्तव में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो वास्तव में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है क्या चीज, ये हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो व्हेन एवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब जब कभी भी कोई रासायनिक परिवर्तन आपको होते दिखे तो आप समझ जाओ कि वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, और इसी से आप उसको पता करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। या फिर हम इसे दूसरे शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। देखो नए सब्सटेंस बन रहे हों और उनके जो गुणधर्म है ना वो पहले के जो सब्सटेंसेस हैं उनसे मैच ना खाते हों। मतलब अभी हम देखेंगे कि रिएक्शन को हम किस तरह से लिखेंगे। जो रिएक्टेंट्स है ना उनकी प्रॉपर्टीज जो हमारे प्रोडक्ट है उनकी प्रॉपर्टीज से मैच ना खाती हों, नई प्रॉपर्टीज हों। फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। या तो दो से बने या दो से ज्यादा से बन जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स डिफाइन किए हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स को हम डिफाइन करेंगे कि द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड अंडरगो चेंज टू फॉर्म द न्यू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब जितनी भी चीजें आप ऐसे समझो कि अगर हमें एक कप चाय बनानी है और उस चाय के लिए हम क्या डाल रहे हैं, चाय पत्ती डाल रहे हैं और चीनी डाल रहे हैं और मिल्क डाल रहे हैं, ये सारी चीजें डाल रहे हैं ना, तो ये जो चीजें सब्सटेंस अलग से डाली जा रही है ना इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और जो यहाँ से चाय बनकर तैयार होगी उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, इस चीज से आप इसको समझ सकते हो। देखो प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। मतलब जो केमिकल रिएक्शन हमारी हो रही है उससे जो बनकर आया, हमने चाय बनाई थी ना अभी, तो जो चाय बनी है वो क्या है, हमारे लिए प्रोडक्ट है। और चाय बनाने के लिए जितनी भी चीजें हमने यूज की थी वो सारे के सारे क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। एक इक्वेशन से भी आप इसको समझ सकते हो। जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाया और उनसे क्या बनाया, वाटर बनाया। कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अगर हम जोड़ दें तो वहां से पानी का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो जो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है वो हमारे रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, और जो बनकर आया वाटर मॉलिक्यूल वो हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे व्हाट इज अ फिजिकल चेंज। कि फिजिकल चेंज जो होता है वो क्या है, कोई भी भौतिक परिवर्तन क्या चीज होती है। तो देखो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, फिजिकल चेंज रेफर्स टू अ चेंज इन विच द मॉलिक्यूल्स आर रीअरेंज्ड बट देयर इंटरनल कंपोजिशन रिमेन्स सेम। मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसने जो अपना फिजिकल नेचर है ना वो चेंज कर लिया है, लेकिन जो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो वैसी की वैसी ही है। जैसे मान लो इसका एक एग्जांपल दिया है कि मेल्टिंग ऑफ आइस। आप एक बात सोचो, बर्फ का एक टुकड़ा है, जब वो सॉलिड स्टेट में था तो भी तो वो वाटर ही है, और जब हमने उसको मेल्ट कर दिया तो भी वो वाटर ही है, कुछ नया थोड़ी ना बना है। तो ये एक तरीके का फिजिकल चेंज होगा। मतलब ऐसे सोचो कि कोई चीज अपनी शेप को चेंज कर ले रही है तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इसी के जैसा एग्जांपल है कि अगर हम पानी को जमा दें तो देखो पहले भी वाटर था अब भी वाटर ही है ना। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को मैंने फाड़ दिया या पेपर को मैंने मोड़ दिया, इस तरीके का है। तो ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल चेंज है। मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारी बॉडी में जो ऊपर से दिखने वाले चेंजेस हैं, बालों का बढ़ना हो गया, नाखून का बढ़ना हो गया, है ना, ये जो है अगर हम बाहर से देख पा रहे हैं तो ये फिजिकल चेंज है। लेकिन हमारे भोजन का पाचन हो रहा है, जो हमारे पेट के अंदर फूड डाइजेस्ट हो रहा है, वो थोड़ी ना हम देख पा रहे हैं, और वो क्या है, एक तरीके का वो एक केमिकल प्रोसेस है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर यहाँ पर देखो दिया है फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। यहाँ से जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो ये है कि जब फिजिकल चेंज होगा ना तो कोई भी नई चीज नहीं बनेगी, और नई चीज नहीं बनेगी तो इसी से आप पहचान जाना कि वो फिजिकल चेंज है। फिर देखो इसके बाद में हम बात करेंगे केमिकल चेंज के बारे में। व्हाट इज अ केमिकल चेंज।
तो केमिकल चेंज क्या होगा? Chemical change is a process in which the substance transformed into a new substance having different chemical composition। मतलब यहाँ पर ना कोई नई चीज बन रही है। जैसे देखो बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, भाई आप पेपर था उसको मैंने बर्न कर दिया, बर्न करने के बाद ऐश बन गई ना, राख है तो राख है तो वो नई चीज बन गई है, तो इसलिए वो क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, पहले आयरन था सॉलिड आयरन, फिर रस्ट लग गया, जंग लगी उस पर, जंग लगने के बाद में खराब हो गया वो, तो वापस से मैं उसको पहली जो इनिशियल स्टेट थी उसमें थोड़ी ना ला पाऊंगा, तो ये एक तरीके का क्या है, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को हमने जला दिया, सारा का सारा जो उसका बैक्स था वो किस में, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब एनर्जी से वापस थोड़ी ना हम उसको ला सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने नोट करके भी लिखा है कि केमिकल चेंज इज नॉट रिवर्सिबल बिकॉज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विच हैज डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। मतलब यहाँ पर ये इरिवर्सिबल होगा बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो नया सब्सटेंस बनना है ना, उससे वापस का जो पहले सब्सटेंस था वह वो बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यही था बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को मैंने जला दिया, अब तो राख बन गई ना, तो राख से मैं वापस पेपर थोड़ी ना बना सकता हूँ, तो इसलिए ये किस प्रकार का चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। ओवरऑल आप दो बातें याद रखना, अगर कोई नई चीज का निर्माण हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज, और अगर कोई भी नई चीज नहीं बन रही है दैट मीन्स वो हमारे लिए क्या है, फिजिकल चेंज है। और इस तरह से आप दोनों पॉइंट याद रख सकते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंसेस बताने हैं, तो आप किस तरह से क्वेश्चन को लिखेंगे, आप एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में एक साइड में फिजिकल चेंजेस और दूसरे साइड में केमिकल चेंजेस लिखेंगे, और फिर देखो उसको कैसे कैसे डिफाइन किया जाना है। इस वाले टेबल में आपको फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज भरनी है और यहाँ पर आपको केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज भरनी है। यहाँ पर नंबर फर्स्ट पॉइंट देखो, इसमें कहा है कि फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। मतलब जब कभी भी आप फिजिकल चेंज की बात करेंगे ना, तो वहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। और इधर साइड में केमिकल चेंज डू इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर होगी। तो यहाँ से आप देखो एग्जांपल्स हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स मतलब मोम का पिघलना, और फिर डिसॉल्विंग ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, मतलब पानी, एक गिलास पानी लो उसके अंदर आप या तो चीनी मिला दो या फिर नमक मिला दो, तो वो जो है जितने भी चेंज है इसमें कोई रिएक्शन थोड़ी ना हो रही है, तो ये क्या है, एक तरीके का फिजिकल चेंज है। और ऐसे ही यहाँ केमिकल चेंज के एग्जांपल्स क्या है, रेस्पिरेशन, भाई सांस ले रहे हैं हम तो वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है ना, और ऑक्सीजन क्या कर रही है, हमारी सारी की सारी सेल्स में जाकर जल रही है, तो इसलिए ये क्या है, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में आप जानते ही हैं कि सारे के सारे जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं, किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में। रस्टिंग ऑफ आयरन, मैंने अभी पीछे आपको समझाया है कि रस्टिंग की जो प्रोसेस है उसके अंदर भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो यहाँ से पहला पॉइंट आप इस तरह से लिख देंगे। नंबर 2 पॉइंट को देखो, नंबर 2 पॉइंट में आपसे कहा गया है कि इन फिजिकल चेंज सब्सटेंसेस डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। मतलब जितने भी भौतिक परिवर्तन है ना, उसमें जो सब्सटेंस है वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है। जैसे हमने देखो पीछे एक एग्जांपल देखा था कि मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना क्या है, फिजिकल चेंज है। तो देखो अगर वो सॉलिड फॉर्म में था तब भी तो वाटर ही था, और फिर लिक्विड फॉर्म में आ गया तब भी वाटर ही है, तो उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज थोड़ी ना की। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं। जबकि केमिकल चेंज में अगर हम देखें तो इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज, नए पदार्थ बनते हैं और नए गुणधर्मों के साथ में बनते हैं। जैसे कि आपने देखा अभी हम यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, बर्निंग ऑफ पेपर के बारे में बात कर रहे थे। तो बर्निंग ऑफ पेपर में क्या था भाई, पेपर को हमने जला दिया, जलाने के बाद में राख बन गई। अब राख की जो है वो अलग प्रॉपर्टीज हैं और पेपर की जो थी वो अलग प्रॉपर्टीज थी, तो इसलिए वो क्या है, एक तरीके से वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3, इसमें कहा फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक प्रकार का रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब जो चीज है वो वापस बनाई जा सकती है। जैसे आपने क्या किया भाई, आइस था, आइस को मेल्ट कर दिया, वाटर बन गया, अब वाटर को दोबारा से हम फ्रीज कर सकते हैं तो वो फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन केमिकल चेंज इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें हम वापस नहीं जा सकते। वापस नहीं जा सकते मतलब पेपर हमने जला दिया ना, तो अब राख बन गई, राख से पेपर कैसे बनाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 4, इसमें कहा है नो चेंज इन मास। यहाँ पर देखो जो मास है ना उसमें परिवर्तन नहीं होता। मैंने क्या काम किया, एक कटोरी
पानी लिया और उसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, तो अब वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। अब सॉलिड फॉर्म में ये अभी भी उतना ही वेट रखेगा जितना पहले था। तो जनरली जो है यहाँ पर एक जनरली वर्ड यूज करेंगे, कुछ सब्सटेंसेस में हो भी सकता है, बट यहाँ पर जनरली क्या होगा, इसके मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, मास में चेंज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ गैसेस और प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर जो है ना, नई चीजों के बनने के कारण मास चेंज हो जाएगा। जैसे आप एक बात सोचो, मैंने 1 किलो पेपर ले लिया और पेपर को मैंने जला दिया। जलाने के बाद में जो अब सब्सटेंस बना है, राख बनी है, तो उसका वेट 1 kg थोड़ी ना होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है डिफरेंट हो सकता है। और पॉइंट नंबर 5 देखो, इसमें कहा है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, और अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यहाँ पर नया पदार्थ बनता है। तो इस तरह से अगर आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंसेस लिखने के लिए आते हैं तो कम से कम 5 पॉइंट्स आप लिख कर आएंगे, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। यहाँ से आपके लिए एक होमवर्क भी है, और होमवर्क क्या है, कम से कम 10 से 12 चेंजेस अपने मन से लिखना कि फिजिकल चेंज कौन से होते हैं और केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं। कोई भी एग्जांपल्स आप अपने मन से उठा सकते हैं जो आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं। इससे क्या होगा, आपका फिजिकल और केमिकल चेंजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे मान लो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि डाइजेशन जो है वो किस तरीके का चेंज है, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। और आप मुझे बताओ कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड जो है वो किस तरीके का चेंज है। या फिर हम ये कहें कि मैग्नीशियम रिबन का जलना जो है वो किस तरीके का चेंज है। सिल्वर ज्वेलरीज के ऊपर जो ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है वो किस तरीके का चेंज है। ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपके चारों तरफ देखने को आपको मिल सकते हैं। आप उनकी एक लिस्ट बनाइए और कम से कम 10 एग्जांपल्स जरूर लिखना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। देखो ऊपर हमने पढ़ा था अभी व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, अब हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो देखो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में कितना अंतर होगा। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन अभी हमने ऊपर पढ़ी थी ना, उसमें अगर उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसको बोल सकते हैं, अगर इस तरह से हम इसको लिख देते हैं तो वो क्या कहलाएगी, आपकी केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। शोइंग द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स विद देयर केमिकल फॉर्मूलाज, मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर उनके केमिकल फॉर्मूलाज के बेस पर हम लिख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, एक केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। जैसे देखो एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर हम जोड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो अगर मैग्नीशियम को मैं Mg लिख दूं, ऑक्सीजन को O2 लिख दूं और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिख दूं, तो ये जो इक्वेशन हमारी कहलाएगी ये केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। और इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण। मतलब जितने भी सिंबल है ना हमने वो यूज किए हैं और उसकी हेल्प से हमने इक्वेशन को अगर लिख दिया है तो वो क्या है, केमिकल इक्वेशन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी पहले केमिकल इक्वेशन पढ़ा था, अब यहाँ पर बैलेंस्ड वर्ड और आ गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है कि बैलेंस्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो देखो दोनों को ही आप किस तरह से डिफाइन करोगे, इफ द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स, जो कि प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स किधर साइड में होते हैं, इधर साइड में, तो उनका जो टोटल मास है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स। मतलब इधर साइड में जो आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनका मास और इधर साइड में जो दिए हुए हैं उनका मास, अगर दोनों मास बराबर हैं तो वो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। इसको हम एक और शब्दों में समझ सकते हैं जो कि नीचे दिया हुआ है। देखो, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब ऐसे समझो कि अभिकारकों के परमाणुओं का कुल द्रव्यमान या संख्या जो कि बराबर होनी चाहिए उत्पादों के कुल द्रव्यमान या संख्या के, तो उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखो पीछे हमने एक इक्वेशन लिखी थी कि Mg की अगर O2 से रिएक्शन हम करवाते हैं तो क्या बनता है, MgO बनता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1, तो यहाँ भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं जबकि यहाँ 1 मॉलिक्यूल है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने अगर इधर 2 लगा दिया तो यहाँ से देखो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हो गए। अब मैग्नीशियम तो अकेला रह गया ना, तो इधर साइड में भी 2 लगा दो, तो देखो यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल हो गए और यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल हो गए, और इस तरह से ये बैलेंस होगी। जो कि ऊपर एग्जाम्पल में मैंने दिया है कि अगर इधर भी 2 लगा देते हैं और इधर भी 2 लगा देते हैं तो दोनों साइड का जो मास है वो बराबर हो जाएगा, और इसी को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन
कहेंगे। इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस किया जाता है ये एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही इजी तरीके से। फिलहाल इसमें नहीं रख रहे हैं उसको, क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में हमें थ्योरी पूरी कवर करनी है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो कि कहा गया है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। मतलब देखो ये लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा पार्ट आगे मैंने ऐड किया है कि इक्वेशन को बैलेंस्ड करना क्यों जरूरी है। और ये जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिकॉज ऑफ ये एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज वाले पार्ट में भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और पेपर में कई बार पूछा भी गया है, तो आप इस पे मोस्ट मार्क कर लेना। देखो इसमें क्या लिखना होगा आपको, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज द सेम नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। जो हमने अभी ऊपर इक्वेशन लिखना सीखी, उस इक्वेशन के दोनों साइड, प्रोडक्ट की साइड भी और रिएक्टेंट्स की साइड भी, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ensuring दैट नो एटम आर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। यहाँ से ये जो है सुनिश्चित करता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को कि कोई भी एटम पूरी अभिक्रिया के दौरान ना तो बनेगा और ना ही नष्ट होगा, बस सिर्फ क्या होगा, कन्वर्ट हो रहा है वो दूसरी चीज में। दिस बैलेंस इज क्रूशियल फॉर एक्यूरेटली प्रिडिक्टिंग द क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व एंड द आउटकम्स ऑफ द रिएक्शन। मतलब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, मतलब जितनी चीजें मैंने ली हैं कुछ चीज बनाने के लिए, तो प्रोडक्ट में मुझे उतना ही सामान मिलना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा और उससे कम भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है इस चीज को बैलेंस करना जरूरी होता है। और इसके नीचे आप एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखकर भी दिखा सकते हैं कि दोनों साइड उसमें बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो वो क्या है, एक तरीके से इस क्वेश्चन में आपको प्लस मार्क्स दिला जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं पूरे चैप्टर में जो दी हुई हैं वो हम सीखेंगे। जिसमें से नंबर फर्स्ट जो हम सीखने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, when two or more substances एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड्स हो combine to form a single product, the reactions are called combination reaction। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो, वो क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जिसमें पहला एग्जांपल हो जाएगा आपका बर्निंग ऑफ कॉयल, मतलब कोयले का जलना। अब देखो यहाँ पर कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, दोनों को हमने मिला दिया और मिलाने के बाद में क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से देखो ये सिंगल प्रोडक्ट बनना है। अगर ये सिंगल प्रोडक्ट बनना है और दो रिएक्टेंट मैंने लिए थे तो दोनों कंबाइन ही तो हुए, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम बोल देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में देखो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ले लिए और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ये दोनों मिलकर वाटर के दो मॉलिक्यूल बना देंगे। तो यहाँ से भी देखो क्या देखा हमने, दो रिएक्टेंट्स थे और उनसे एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। तो इस इक्वेशन को भी हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये क्या चीज है, ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल आपको देखना है फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम। मतलब क्विक लाइम को अगर वाटर के साथ मिलाया जाता है तो स्लैग्ड लाइम बनता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, और हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पर भी देखो ये दो रिएक्टेंट्स थे और उन दोनों ने मिलकर एक प्रोडक्ट बना दिया। तो इसलिए इस रिएक्शन को भी हम किस नाम से जानेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ से इनकी पहचान क्यों जरूरी है, क्योंकि इनमें से देखो कोई सी भी इक्वेशन आपको पेपर में मिल सकती है एक नंबर में, और आपसे पूछ लेगा कि बताइए ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आपको वो पहचानना पड़ेगा। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी हम इसको पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी पढ़ेंगे। तो जिस तरह के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं उसी तरीके से आपको क्वेश्चन मार्क करना होता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन का सेकंड टाइप हम पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, जो कि अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इफ अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। मतलब कोई भी एक सिंगल रिएक्टेंट है और वो ब्रेक होने के बाद में दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में टूटता है, दिस इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। और ये जो कहलाएगी ये हमारी वियोजन अभिक्रिया या फिर डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। अब देखो यहाँ से ना ये फर्दर हमने कुछ फ्यू टाइप्स में डिवाइड किया है, और यहाँ के बाद जो पार्ट है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि वहां से स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, या फिर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो तीनों ही आपको पढ़ने हैं। नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ दिया हुआ है, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या चीज होती है। तो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो यहाँ जो हीटिंग है ना, यहाँ पर हमें किसी चीज से गर्म करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल फर्स्ट देखिए कि फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम।
अगर हम CaCO3 को हीट कर देते हैं तो वहां से CaO बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये वाली जो इक्वेशन है, इसके लिए हमें इसको हीट करना पड़ रहा है। और अगर कोई भी इक्वेशन है ऐसी जहां पर हमें हीट देनी पड़ रही है, तो वो क्या है हमारे लिए? थर्मल डिकम्पोजिशन है। इसका एक और एग्जांपल देखो, व्हेन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अगर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो देखो FeSO4 को अगर हम हीट करते हैं तो Fe2O3 मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस यहाँ से रिलीज होंगी। तो इस तरह से देखो आप, ये जो है एक सिंगल रिएक्टेंट था और यहाँ पर ये 3 भागों में ब्रेक हो गया, 3 प्रोडक्ट इसने बनाए। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है वो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। और अगर ऐसी इक्वेशन जिसमें हमें हीट देनी पड़ रही है, ऐसी रिएक्शन जिसको हम हीट देकर करवा रहे हैं, तो वो जो इक्वेशन कहलाएगी हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगी। सेकेंड पार्ट इसमें आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखो वहां हम हीट कर रहे थे, यहाँ पर सनलाइट की जरूरत है। अगर सनलाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। अगर मैं सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में छोड़ देता हूं तो वहां से क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है और सिल्वर अलग हो जाता है। और इसके लिए मुझे किसकी जरूरत हुई? सनलाइट की। तो अगर कोई भी डिकम्पोजिशन जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ऐसे ही देखो एक और इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में छोड़ देंगे तो ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस में रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर भी सनलाइट की जरूरत थी, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो गया। और नेक्स्ट टाइप है आपका डिकम्पोजिशन का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होगा? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखो जो नंबर फर्स्ट था ना थर्मल डिकम्पोजिशन, उसमें हम हीट कर रहे थे। मान लो हम स्प्रिट लैम्प से गर्म कर रहे हैं या किसी चीज से गर्म कर रहे हैं। नंबर 2 जो था हमारा वो था फोटोलिटिक। तो फोटोलिटिक में सनलाइट की बात हो रही थी कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। अब ये जो थर्ड है ना, ये होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमें उसके अंदर करंट फ्लो करना पड़ेगा तब डिकम्पोजिशन होगा। तो दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इस तरीके का डिकम्पोजिशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहा है वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे इसका अच्छा सा एग्जांपल दिया हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक्टिविटी 1.7 में अच्छे से समझाया हुआ है और ये मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा भी, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम वाटर के मॉलिक्यूल को ना उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इस तरह से देखो एक जो सिंगल रिएक्टेंट था आपका वो 2 प्रोडक्ट बना रहा है, एक हाइड्रोजन गैस और दूसरा ऑक्सीजन गैस। तो ये क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल होंगे और ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बनते हैं और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनता है, जो कि आप एक्टिविटी 1.7 में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपने रिएक्शन का दूसरा टाइप पढ़ लिया जिसके अंदर आपने 3 इंपॉर्टेंट टाइप पढ़े। एक थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है जो कि हीट देने की वजह से होता है। नंबर 2 फोटोलिटिक क्या होता है जो कि सनलाइट की वजह से डिकम्पोजिशन होता है। और तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। तो ये तीनों ही जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको तैयार कर लेना। नेक्स्ट पार्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन का है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगेन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये किस तरह से डिफाइंड होता है? द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its salt solution. दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पर ना आपको जरूरत पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज की, जो कि हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे जब हम मेटल एंड नॉन मेटल को पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ से ये ध्यान रखो कि जो ज्यादा क्रियाशील धातु है वो क्या काम करेगी? वो लेस वाले को उसके सॉल्यूशन से निकाल देगी। मतलब आप इसको एग्जांपल से समझना सीधे कि जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कहा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और आयरन की रिएक्शन हम उससे करवा रहे हैं। तो आप देखो आयरन जो है ना वो कॉपर से ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा पावरफुल क्या काम करेगा? जो कम पावरफुल है उसको पीट देगा। तो ऐसे मानो कि आयरन ने जो है ना कॉपर को पीट दिया और कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और उसकी जगह पर खुद आ गया और कॉपर अलग कर दिया। तो ऐसे समझो कि जो लेस रिएक्टिव है
वो मोर रिएक्टिव से हट जाएगा और जो मोर रिएक्टिव है वो उसकी जगह पर आ जाएगा। तो इस तरह की जो इक्वेशन आपको दिखेगी वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना। आप यहाँ से खुद समझ रहे हो, डिस्प्लेस मतलब हटा देना। तो आयरन जो है वो कॉपर को उसकी जगह से हटा दे रहा है और उसकी जगह पर खुद आ जा रहा है। तो इस तरह की जो भी रिएक्शन होगी ना वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। एक और एग्जांपल से इसको समझो, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की रिएक्शन हम किससे करवा दें, जिंक मेटल से करवा दें। तो जिंक क्या काम करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह पर खुद आ जाएगा और जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके साल्ट सॉल्यूशन से। तो ये जो कहलाएगी हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। एक और एग्जांपल देखो, इसका नीचे दिया हुआ है कि अगर हम लेड की रिएक्शन करवा दें किससे, कॉपर क्लोराइड से, तो लेड जो है वो पावरफुल है और कॉपर कम पावरफुल है। तो लेड क्या काम करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और लेड क्लोराइड बना देगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस तरह की जितनी भी रिएक्शन होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएंगी। इसके बाद एक और पॉइंट देखो, नंबर 4 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा डिस्प्लेसमेंट तो कोई एक ही हटा रहा है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दोनों हटेंगे, है ना। मतलब ऐसे समझो कि एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे से। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, नए कंपाउंड्स बन रहे होते हैं किससे, बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम आयंस का एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे में तो वो क्या कहलाएगा, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। देखो सोडियम सल्फेट की रिएक्शन अगर हम बेरियम क्लोराइड से करा देते तो बेरियम सल्फेट बन जाता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आयंस जो है ना आपस में एक्सचेंज किए हैं। जैसे यहाँ से देखो बेरियम अलग हुआ और यहाँ से SO4 अलग हुआ, ये दोनों तो साथ में मिल गए तो इन्होंने बेरियम सल्फेट बना लिया। और यहाँ से जो सोडियम था और क्लोरीन था वो आपस में मिल गए तो ये एक तरीके से क्या बन गया, NaCl बन गया। वास्तव में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जब ये रिएक्शन हम करवाते हैं तो सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ में मिलाने पर क्या होता है, जो बेरियम सल्फेट है ना उसका PPT बनता है। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। इससे अगला टॉपिक हम यही पढ़ेंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। तो उसमें क्या होगा, पीपीटी की बात होगी। तो पीपीटी क्या है, वास्तव में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जब रिएक्शन हो रही है ना तो एक सब्सटेंस जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और दूसरा जो है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सॉलिड पार्ट जो है ना वो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा, तो उसी को हम क्या बोल दे रहे हैं, पीपीटी बोल दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, बेरियम सल्फेट के क्रिस्टल्स जो है वो नीचे बैठ जाते हैं जबकि सोडियम क्लोराइड जो है वो लिक्विड फॉर्म में ऊपर ही घोल के रूप में रह जाता है। फिलहाल यहाँ से आप याद रखेंगे कि ये क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, दोनों ही जो कंपाउंड्स है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं और उनके आधे आधे पार्ट आपस में अलग अलग जुड़ जा रहे हैं। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, ये आयंस का एक्सचेंज हो रहा है दोनों में। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। देखो इसी के बाद मैंने अभी बताया आपको कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जो कि है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या देखना है आपको कि एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर अपक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट का निर्माण हो रहा है तो उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं या फिर अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिसका जो एग्जाम्पल है मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि एग्जाम्पल आपने ऊपर अभी देख लिया कि अगर आप सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो जो बेरियम सल्फेट बनना है वास्तव में वही क्या है, एक प्रेसिपिटेट है। तो अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है तो आप ये डेफिनेशन लिख देंगे और इसके नीचे यही एग्जांपल लिख देंगे जो कि हमने अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन। आपको बताना है कि ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या कहलाती हैं और उनके एग्जांपल्स भी। तो देखो नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के दौरान हीट भी रिलीज हो रही हो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो अगर मैं मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दूं तो ये एक तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, वाटर निकालेगा और साथ ही साथ हीट इसमें रिलीज होगी। तो अगर इसमें हीट रिलीज हो रही है
तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। तो इसी से आप इसको याद रखना। नंबर 2 हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। मतलब यहाँ पर जो है ना, रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत हो रही है, तो आर नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे इसमें क्या दिया है एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, अभी जस्ट ऊपर हमने इस इक्वेशन को देखा था, इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखो इस रिएक्शन को पूरा करवाने के लिए ही मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है? सनलाइट की, क्योंकि सनलाइट नहीं होगी तो रिएक्शन ही नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि अगर एक ऐसी रिएक्शन है जिसको करवाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है? हीट की जरूरत पड़ रही है या एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी, क्योंकि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? एनर्जी को मांग रहे हैं। ऐसे ही देखो एक और एग्जांपल हो सकता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर दें तो हीट करने के बाद में क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो यहाँ पर भी जो हमारा लाइमस्टोन था उसको हमने हीट किया ना, तो इसका मतलब क्या है? जब ये रिएक्शन हमें करवानी है तो रिएक्शन के लिए मुझे हीट की जरूरत पड़ रही है, और ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें हीट की जरूरत है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो आप इतना डेटा उसमें लिख सकते हैं। खास करके दो दो एग्जाम्पल्स आप जरूर लिखें। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसको आप एक्सप्लेन करो कि जो रेस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। जो भी खाना हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी कैसे मिल रही है? ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जब हम खाने को पचा रहे होते हैं पेट के अंदर, तो खाना जो है वो किस में टूट रहा होता है? सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट रहा होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि राइस हो गए, पोटैटोज हो गए या ब्रेड हो गए, अगर इनको हम खाते हैं तो इसके अंदर से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और वही कार्बोहाइड्रेट, दिस कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, और उन्हीं कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और यही ग्लूकोज जो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ में, हमारी सेल्स को क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी। और हमारी उसी एनर्जी से हम कोई भी मूवमेंट कर पाते हैं और चल पाते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये रेस्पिरेशन के थ्रू ही तो हो रहा है, और रेस्पिरेशन के थ्रू हो रहा है तो इसीलिए जब, क्योंकि हमारी बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही है। आप देखो अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट छूकर वो गर्म हो रहा होगा, तो अगर गर्म हो रहा है इसका मतलब वहां सेल्स में एनर्जी बन रही है, और एनर्जी बन रही है तो एक तरीके से जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो देखो ये रिएक्शन किस तरह से होती है। जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम सांस के थ्रू छोड़ते हैं, और वाटर जो कि हमें स्वेट होता है या यूरिनेशन होता है उसके थ्रू हम रिमूव करते हैं, और एनर्जी जिस एनर्जी से हम चल रहे हैं। तो इसलिए जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बिकॉज ऑफ यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। मतलब देखो कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है और किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो आप समझ जाओ कि वो क्या है? ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ रहा है। और इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफ अ सब्सटेंस लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज आल्सो ऑक्सीडाइज्ड। मतलब रिएक्शन के दौरान अगर हाइड्रोजन कम हो रहा है तब भी वो ऑक्सीडेशन ही है, एंड द रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इस तरीके की जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। तो आप यहाँ से दो पॉइंट याद रखो कि चाहे तो रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन बढ़ रहा हो या फिर हाइड्रोजन की कमी हो रही हो, इन दोनों ही केसेस में उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है कि कार्बन जो है ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो आप ये देखो कि कार्बन पहले अकेला था और अब उसके साथ में ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल हैं। तो अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो हमने अभी क्या देखा कि अगर ऑक्सीजन गेन होता है तो इसका मतलब वो क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर हम बात करें कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो आप कहेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि कार्बन से वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, मतलब ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल उसके साथ ऐड हो गए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो कि है रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में आप क्या पढ़ेंगे? इसमें कहा है इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखो वहां ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो रहा है।
ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, मतलब अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है तो वो रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, दूसरे शब्दों में इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ अ सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान इट इज सेड टू बी रिड्यूस एंड द रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर दूसरे शब्दों में आप इसको भी दो तरीके से याद रखो कि ऑक्सीजन की कमी हो रही हो या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो, इन दोनों ही केसेस में हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन होकर वो अकेला कॉपर रह गया, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर ऑक्सीजन था बट यहाँ पर ऑक्सीजन अब नहीं रहा, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो हम बोलेंगे ये कैसी रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। और किसका रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का। अब इसके बाद देखो अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, अगर दोनों साथ में हो रहे हैं और किसी एक ही इक्वेशन में हो रहे हैं, एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, तो समझ जाओ कि उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, या फिर इसका हिंदी में एक नाम और होता है उपयोपचय, है ना, उस तरह से। तो अब देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड while the other gets reduced, मतलब एक तो ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरा रिड्यूस हो जाए ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सच अ रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल पहला ये है, जहां पर आपने कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई, तो हमने कॉपर को देखा अकेला हो गया और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया। अभी हमने क्या सीखा था कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो आप देखो यहाँ हाइड्रोजन अकेला था और यहाँ पर ऑक्सीजन उसके साथ में ऐड हो गया, तो वो ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे ही देखो कॉपर ऑक्साइड था यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ में था, लेकिन यहाँ कॉपर अकेला हो गया, तो अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है तो इसका मतलब वो रिडक्शन हो गया। और एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। जो सेकंड एग्जांपल है उसमें आप खुद बताओ कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई है और कौन सी चीज रिड्यूस हुई है। तो आप देखोगे यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से जिंक रह गया तो ऑक्सीजन कम हो गया ना, तो अगर ऑक्सीजन कम हुआ है तो वो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और ऐसे ही कार्बन था और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। ऐसे ही देखो एक और एग्जांपल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम HCl से करवा देते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और फिर वाटर अलग होता है और क्लोरीन गैस अलग होती है। इस पूरी इक्वेशन के अंदर आप ये देखो कि किसका रिडक्शन हुआ है, तो आप देखोगे कि यहाँ देखो HCl में H के साथ में ऑक्सीजन थोड़ी ना है, लेकिन आगे जाके हम देख रहे हैं कि H2O बन गया, मतलब हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो वो ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसे ही देखो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में O2 था ना, अब O2 यहाँ पर जाकर क्या हो गया, हट गया, ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ में हट गया, तो इसका मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड बना है। तो यहाँ अगर ऑक्सीजन की कमी हुई है तो इसका मतलब ये रिडक्शन हुआ है। और एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसलिए ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। और पेपर में अगर आता है रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो इतनी सी डेफिनेशन लिखने के साथ कम से कम 3 एग्जाम्पल्स आप लिखिए, आपका कोई मार्क्स नहीं कटने वाला। इसके बाद देखिए इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, मेटल्स आर ईटन बाय एक्शन ऑफ एयर, वाटर और एसिड्स या फिर अदर सब्सटेंसेस। तो अब देखो यहाँ पर जो है ना मेटल्स की खास करके बात हो रही है कि मेटल्स के ऊपर ना अलग अलग तरीके की लेयर्स आ जाती हैं, या फिर आप ऐसे कहो कि वो जब कॉन्टेक्ट में आते हैं वाटर के या फिर मॉइस्चर के, तो उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है और उसी प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, दिस इज नॉन एज कोरोजन। यही जो प्रोसेस है ना कोरोजन कहला रहा है। इसको आप एग्जांपल से समझो, जल्दी समझ पाओगे। पहला एग्जांपल दिया है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आपने क्या नोटिस किया है, आयरन के जितने भी आपने मटेरियल्स देखे हैं उनके ऊपर अगर वाटर फेंक दो या फिर नमी के कांटेक्ट में वो आ जाते हैं तो उनके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है जिसको हम जंग भी बोलते हैं, है ना। तो वही क्या प्रोसेस है, वो एक तरीके का कोरोजन है। दूसरा एग्जांपल है ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। आपने देखा होगा कॉपर के जो बर्तन होते हैं उनको आप नमी में डाल दो, कहीं पानी में डाल दो थोड़े दिन के लिए या फिर खुले में छोड़ दो, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर ना ग्रीन कलर की एक लेयर बन गई है। तो वही जो है वो एक तरीके का कोरोजन है। ऐसे ही देखो ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर के ऊपर जो है ना ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, तो वो भी एक तरीके का क्या है, कोरोजन है।
तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना, ये सारे के सारे कोरोजन या संक्षारण के ही एग्जाम्पल हैं। लोहे पर जंग लगना हो गया, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़नी हो गई, या फिर चांदी पर काले रंग की परत हो गई, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? कोरोजन के हैं। तो इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? तो इसमें देखो, पेंटिंग दिया है, ग्रीसिंग दिया है, गैल्वेनाइजेशन दिया है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिया है। इन सब के बारे में चैप्टर 4 में ना डिटेल में समझा रखा है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। फिलहाल यहाँ पर हमें सिर्फ कोरोजन पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर 4 में ना आप खास करके पढ़ोगे आयरन के बारे में, तो वहाँ डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ से क्या याद रख सकते हो कि हम या तो पेंट कर सकते हैं, आपने देखा होगा लोहे की वस्तुओं को पेंट कर दिया जाता है, या फिर उस पर ग्रीस लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, या फिर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? खास करके आपने देखा होगा कि किचन में ब्लैक कलर के कुछ बर्तन होते हैं, और उन बर्तनों पर एक तरीके से क्या है, नॉन स्टिकी फ्राई पैन वगैरह, उस पर आप कोटिंग देखते हो, तो वो कोटिंग जो है ना दूसरे मेटल की होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसी टाइप का कुछ होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 में डिटेल में। फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि कोरोजन क्या चीज होती है? कोरोजन है किसी दूसरी लेयर का उसके ऊपर आ जाना, और उससे प्रिवेंशन क्या है? पेंट कर दो, ग्रीसिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, और इस तरह से हम उसको कोरोजन से बचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर रेंसिडिटी, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी शॉर्ट नोट आता है। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज रेंसिडिटी, राइट टू वेज बाय विच इट कैन बी प्रिवेंटेड, और आपको कोई 2 तरीके भी बताने हैं जिससे हम रेंसिडिटी से बच सकते हैं। तो देखो, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी, इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। मतलब आप ये सोचो कि खाने की जो पदार्थ हैं, खाने की जो चीजें हैं, उनको अगर हम खुला छोड़ दें तो आपने देखा होगा कि उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो वास्तव में क्या है, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, हिंदी में लिखा भी है मैंने कि हवा और नमी के संपर्क में आने पर बसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं, या ऑक्सीकरण हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। और इससे क्या होता है, उनका जो टेस्ट है और उनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप ये देखो कि जैसे आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा, चिप्स के पैकेट के अंदर आपने देखा होगा कुछ भरा हुआ सा आता है, हवा आती है। तो वो जो हवा आती है, तो वो क्यों भरी हुई है? उसको हम ऐसे ही क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अगर उस पैकेट को मैं खुला छोड़ देता हूँ तो वो कुछ ही समय के बाद में क्या होगा, खराब हो जाएगा। बस उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रेंसिडिटी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, इससे बचने के क्या तरीके हैं? नंबर फर्स्ट, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। आपने देखा होगा, चिप्स के पैकेट की ही हम बात कर लेते हैं कि उसके अंदर जो वो हवा भरी होती है, वास्तव में वो हवा नहीं है, वो क्या है, नाइट्रोजन गैस है। और नाइट्रोजन क्यों भरी होती है? क्योंकि जो उसके अंदर फूड मटेरियल है वो उसको क्या नहीं होने देता, ऑक्सीडाइज। अगर वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो खराब नहीं होगा। इसलिए अगली बार आप ध्यान रखना, जब आप चिप्स का पैकेट खरीदते हैं या खाने की कोई चीज खरीदते हैं, तो वो उसके अंदर गैस भरी हुई है या नहीं है, ये जरूर चेक कर लेना। क्योंकि अगर वो पैकेट कहीं से थोड़ा सा फटा हुआ है तो पता नहीं कितने दिन से वहां रखा है, तो वो आप खराब भी तो यूज कर लेंगे ना। इसलिए नंबर 2 जो दिया हुआ है वो दिया है कि कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। तो एयर टाइट कंटेनर्स में आप उसको रखेंगे, जिससे कि आप जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो आएगा तो खराब हो जाएगा। अगर मैं उसको पैक करके रख दूं ऐसे कि एयर टाइट कंटेनर हो, तो फिर वो रिएक्ट करेगा ही नहीं, ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं। ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो खराब नहीं होगा। नंबर 3 इसका प्रिवेंशन हो सकता है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब उसके अंदर जो है ना एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दो। आपने देखा होगा मम्मी जब अचार बनाती हैं घर में, तो अचार में कई बार क्या होता है, वो कुछ पाउडर सा डालती हैं ना। तो वो पाउडर क्यों डाला है? वो एक तरीके का सब्सटेंस है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, और वो क्या नहीं होने देगा, उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। इसीलिए अचार जो है बहुत लंबे समय तक आप रखकर खा सकते हैं। तो अब जो जनरली यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है, या तो उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखो जिससे कि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, या फिर उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिला दो जिससे कि वो रिएक्ट ना करे और ऑक्सीडाइज ना हो। नंबर 4 क्या हो सकता है, रेफ्रिजरेशन। या फिर आप क्या काम करो, चीजों को फ्रिज में रखो। फ्रिज में रखोगे तो वहां से भी वो क्या होगा, रेंसिडिटी से प्रिवेंट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस चैप्टर की पूरी थ्योरी आपको कंप्लीटली पढ़ा दी है। जितने टॉपिक्स इसमें आते थे वो सारे के सारे टॉपिक्स समझा दिए हैं। बाकी इसे और डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसकी एक्टिविटीज हैं कुछ, वो इंपॉर्टेंट जानेंगे, कुछ असर्शन एंड रीजन है, और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आपको सिखाए जाएंगे। ये एक डेमो क्लास थी जिसमें मैंने चैप्टर 1 को कंप्लीटली आपको समझाया है। अगर आप काशीपुर या इसके आसपास के क्षेत्र से आते हैं
तो आप मेरा ऑफलाइन बैच जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और चीज़ों को हम सीखेंगे इनसे आने वाली अगली वीडियो में, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।